को रावण वाला एग्जाम्पल याद है? रावण अपने भाई विभीषण को लात मार के लंका से निकाल रहा है, लेकिन उसके बाद भी विभीषण रावण के हित की बात कर रहे हैं, रावण के मंगल की बात कर रहे हैं। ये संत का स्वभाव। बीच बाजार में कोड़े मारे जा रहे हैं, महापुरुषों का चरित्र मैं आपको बता रहा हूं, और उनके मुख से यही निकल रहा है, हरि बोल हरि बोल। जो कोड़े मारने वाले आक्रांता है वो कह रहे हैं हरि हरि बोल रहा है, हरि हरि बोल रहा है, तुम्हारा भी मंगल हो, तुमने भी हरि बोला, हरि बोल हरि बोल। कई बार आपने किसी का फोन ना उठाया हो, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और उस दिन उसका कोई इंपॉर्टेंट काम हो, आपको पता ही ना चला हो जीवन भर, और बहुत बाद में आपको पता चले, तो आपको थोड़ा हल्का सा दुख होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीस्टार्ट। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स से की कमाल की कविता श्री जयशंकर प्रसाद जी की रचना आत्मकथ्य। देखिए, ये मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनूं मैं मौन रहूं, औरों की सुनूं मैं मौन रहूं। देखिए, ये जो कविता है आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी की, ये कविता दैन्यता और विनम्रता की मिसाल है। आप जयशंकर प्रसाद जी को देखेंगे, इनका जीवन भी वाकई छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, तो इनका जीवन अपने आप में छोटा है। अगर आप नोट करेंगे इनकी बायोग्राफी में, तो इन्होंने 50 साल की भी उम्र नहीं हासिल की, 48 साल की उम्र के आसपास ही इनका निधन हो गया। जयशंकर प्रसाद जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको आगे बोर्ड के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। उन्होंने अपने जीवन में जो उनकी दैन्यता, उनकी विनम्रता, वो आप जैसे श्री रामचरितमानस जी है ना, जो उनके बारे में आपने पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने श्री रामचरितमानस जी लिखी, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो जिस ग्रंथ की रचना की है श्री रामचरितमानस, भले ही वो संस्कृत में नहीं है जैसे वेद या बाकी उपनिषद है, पर उसकी महिमा अपार है। एक बार जो रामचरितमानस का पाठ कर ले, अक्षरशः है ना, एक बार जो पाठ कर ले वो यमपुरी का द्वार नहीं देख सकता, है ना। उन्होंने अपने अंदर की सारी वृत्ति रामचरितमानस में रख दी। रामचरितमानस में आपको ज्ञान भी मिलेगा, जो बड़े बड़े शास्त्रों और वेदों में जो गूढ़ बातें हैं, जो बहुत ही सीक्रेटिव चीजें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, उनको भी बहुत सिंप्लीफाइड और इजी वे में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है ना। जानत तुम्हें हो जाई, अरे सुई जानी जेहू देव जनाई, ये सब बातें बड़ी वैसी बातें हैं जो जब आप ज्ञान मार्ग पे चलेंगे तब तो आपको समझ में आएगा, अहम ब्रह्मास्मि, कि वो और मैं तो एक ही है। तो ऐसी ऐसी गूढ़ बातों को बड़ी सरलता से, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उस ग्रंथ की महिमा बताऊं। श्री रामचरितमानस जी का नाम रामचरितमानस ही क्यों कहा गया इस ग्रंथ को, तो इसका एक कारण यह भी है कि रघुनाथ जी का, श्री राम का वो चरित्र जो रची महेश निज मानस राखा, जो स्वयं महादेव ने अपने मस्तिष्क में रचा था, उसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो ये कोई आम कहानी, ये कोई आम ग्रंथ नहीं, इसकी महिमा बड़ी अपार है। तो इतना महान ग्रंथ लिखने वाले व्यक्ति अंत में क्या कहते हैं, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सच कहूं लिखूं कागद कोरे, कि मुझे कविता लिखने का कोई विवेक नहीं है, मुझे कविता लिखने नहीं आती, मैं कोरे कागज लिख रहा हूं। मैं श्री सूरदास जी महाराज को देख लीजिए, अरे जिनकी आपने पोयम पढ़ी होगी, उधो तुम हो अति बड़भागी अपरस रहत सने, है ना, समझ रहे हो ना सूरदास जी के पद, वो क्या कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जबकि वो जन्म से नेत्रहीन थे और इतने अच्छे श्री कृष्ण की कविताएं लिखते थे कि जब वो पद गाते थे तो ठाकुर जी स्वयं आकर पद सुनते थे। और ऐसे महापुरुष क्या कह रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। ये क्या दिखाता है, ये दैन्यता और विनम्रता दिखाता है। आप किसी महान संत और महान व्यक्ति को जाकर के पूछोगे कि अरे आपकी महानता है, तो यही कहेगा कि सच्ची बताऊं ये तो गुरुदेव की कृपा है, ये तो माँ की, ये तो प्रभु की कृपा है, वरना मुझसे नीचे या मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप महापुरुषों के पर्सनालिटी के इस ट्रेट से अवगत होगे, आप इसको जानोगे, तभी आप इस पोयम को समझ पाओगे कि कितनी महान कविता है। जयशंकर प्रसाद जी वाकई एक महापुरुष है, जिन्होंने भले ही छोटा सा जीवन जिया पर एक अद्भुत जीवन जिया। एक ऐसे महापुरुष कि तुमने मेरे साथ बुरा किया है,
उसके बाद भी मैं कभी भी तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा। लंकाधिपति रावण जब अपने भाई विभीषण की छाती पर लात मार के उसे राज्य से निकाला दे रहा है, उसके बाद भी विभीषण रावण का मंगल मना रहे हैं। तो महादेव कहते हैं, उमा सुनु संत स्वभाव, संत का स्वभाव ही ऐसा है। ये संत है एक तरीके से। संत वेश से नहीं होता कि मतलब सन्यासी हैं, भगवा कपड़ा। संत तो स्थिति का नाम है। आप समझिए, जयशंकर प्रसाद जी की रचना को मैं आपको समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो ये 10th बोर्ड में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में। इस कविता का मेन कोर वैल्यू क्या है? विनम्रता। एक महान व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि जब वो कह रहे हैं, अरे जब पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कवित विवेक एक नहीं मोरे, तो क्या उन्हें कविता का विवेक नहीं है? अरे बिल्कुल है। सूरदास जी कह रहे हैं मौसम कौन कुटिल खल खामी, तो कुटिल है नहीं, ये तो उनकी दैन्यता है, ये विनम्रता है। तो इस पोयम के कोर में क्या है? हम्बलनेस, दैन्यता, विनम्रता एट इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, वो है यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए, इसकी शुरुआत ये होती है कि जयशंकर प्रसाद जी हालांकि 50 साल से भी कम, बहुत छोटा सा इन्होंने जीवन जिया, लेकिन उन्होंने कामायनी जैसी बड़ी बड़ी रचनाएं की जो आधुनिक हिंदी में एक मतलब मिसाल मानी जाती है। तो जब इतने फेमस ये लेखक हो गए तो उसके बाद उन दिनों प्रेमचंद जी का उनकी एक हंस पत्रिका चलती थी, मैगजीन टाइप आप समझ सकते हैं उसको, पीरियोडिकल थी वो हंस पत्रिका। प्रेमचंद जी उसका संपादक करते थे। तो उसमें एक कॉलम होता था उस पत्रिका में, पूरी पत्रिका में नहीं, एक कॉलम होता था उस पत्रिका में जहां पे बड़े बड़े जो हिंदी साहित्य के लेखक हुए हैं वो अपनी जीवनी लिखते थे, है ना, बायोग्राफी कॉलम आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो कॉलम था वहां पे, उस कॉलम में अलग अलग बड़े बड़े हिंदी साहित्य के लेखकों की जीवनी लिखी जाती थी। तो जयशंकर प्रसाद जी से भी कई लोगों ने कहा कि इतने बड़े बड़े हिंदी के लेखकों ने प्रेमचंद जी की छापी हुई पत्रिका में, अरे तो बड़े सौभाग्य की बात है, आप भी अपनी जीवनी लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद जी ने पहले तो अवॉइड करने की कोशिश की कि हाँ हाँ ठीक है लिखेंगे, पर जब बाद में बहुत सारी रिक्वेस्ट आने लगी कि अरे आप इतने महान कामायनी जैसी रचना आपने की, आप अपनी जीवनी लिखिए, तो उन्होंने उसके बाद कहा कि मतलब उसके बाद उन्होंने ये कविता लिख दी। देखिए, एक होती है आत्मकथा, बायोग्राफी, कि जैसे कोई भी हो, कोई महान व्यक्ति है, उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिख दी। एक होती है आत्मकथा की मैंने अपने जीवन के बारे में सब कुछ लिख दिया। बड़े बड़े अलग अलग तरीके के लोग हैं जिनकी बायोग्राफी आपको मिलेगी। एक होता है आत्मकथ्य, एक होता है आत्मकथा, बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी। देखिए, बायोग्राफी ये होती है कि जब मान लीजिए कि रोनाल्डो के जीवन के ऊपर मेसी ने किताब लिखी या मेसी के जीवन के ऊपर रोनाल्डो ने किताब लिखी। कहने का मतलब है जब किसी की लाइफ स्टोरी कोई थर्ड पर्सन लिखता है तो जीवन तो इसका है, तो हालांकि जीवन की कहानी है तो इसको बायोग्राफी कहेंगे। ऑटोबायोग्राफी जब अपनी जीवन की कहानी ये व्यक्ति स्वयं लिखे तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। मेन आपको क्या याद रखना है, एक होती है आत्मकथा जिसमें अपना जीवन जैसा है वैसा लिख दो कि हाँ मैं 10वीं में स्कूल में पढ़ा, फिर मैंने ये किया वो किया। एक होता है आत्मकथ्य, दोनों को एक मत समझिएगा। जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी जीवनी इस कविता में आपको नहीं बताई है, अपने जीवन के कुछ अंश आपको बताए हैं। आत्मकथा में क्या होता है, आपकी लाइफ जैसी थी एज इट इज आपने उसको लोगों के सामने स्टोरी के फॉर्म में प्रेजेंट कर दी। आत्मकथ्य में क्या होता है, पूरी लाइफ नहीं, आपके लाइफ के कुछ चुनिंदा हिस्से या आपकी लाइफ की बहुत कुछ छोटी छोटी बातें आपने लोगों के सामने प्रेजेंट की, यह आत्मकथ्य है। और जहां पूरा जीवन एज इट इज रख दिया जाता है उसे आत्मकथा कहा जाता है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी ने जब लोगों ने बहुत कहा कि आप लिखिए ना, तो उन्होंने बोला मैं क्या लिखूं। ये 10th बोर्ड में क्वेश्चन पूछेंगे, कविता क्या दिखाती है? जयशंकर प्रसाद जी की विनम्रता दिखाती है। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको आगे। विनम्रता सही आंसर था उसमें और कई स्टूडेंट्स ने गलत किया था। तो आप इस चीज को यहां पे समझिए कि जब लोगों ने बहुत एम्फेसाइज किया तो उन्होंने बोला अरे देखो मैं तुम्हें अपना आत्मकथा तो नहीं लिखूंगा पर अपने जीवन की कुछ झांकियां मैं तुम्हें बता देता हूं कि देख लो मेरे जीवन में मिला कहां वह सुख जिसका, मेरे जीवन में वो सुख कभी नहीं था जो तुम सोचते हो कि होगा। ये कविता इस बारे में भी है स्टूडेंट्स की, कई लोग क्या करते हैं ना, अपने आप को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करते हैं कि मतलब एक बार फेमस हो गए तो मतलब एक बार किसी के 90% आ गए 10th बोर्ड में, अरे आपके 10th बोर्ड, अरे मैं तो स्कॉलर था, मैं तो 12-12 घंटे पढ़ता था वो कैसे आए वो तो पता नहीं।
तो बढ़ा चढ़ा के थोड़ा प्रेजेंट करना, ये जयशंकर प्रसाद जी के स्वभाव में नहीं है। उनका जीवन जैसा था वो उन्होंने वैसा ही प्रेजेंट किया स्टूडेंट्स। और जैसा मैं हर कविता में कहता हूं, कविता को कवि की कृपा से ही समझा जा सकता है। थोड़ी दैन्यता आप भी अपने अंदर रखिए और अपने हृदय को खोलिए, सिर्फ मन को नहीं, अपने हृदय को खोलिए। और इस महान व्यक्ति, जो व्यक्ति 50 साल भी नहीं जिए, वो कह रहे हैं अपने जीवन का वो एक इंपॉर्टेंट लेसन आपको बता रहे हैं, जो चाह चुके हैं, है ना, वो आप कर लीजिए। ठीक है, दूसरों की गलती से हमेशा सीखे ऐसा जरूरी नहीं है ना, हमें अपनी गलती करके सीखे हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, दूसरों की गलतियों से, उनके जीवन के अनुभवों से भी हमें सीख लेना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, ये आपको ज्यादा इसमें समझना नहीं है पृष्ठ। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये इस कविता में, पता है, ये जयशंकर प्रसाद जी ने ना कोई भी चीज इनडायरेक्टली कही है, जैसे छायावादी युग के कवि कहते हैं। हिंदी साहित्य में बहुत युग हुए हैं। खैर, मेन पॉइंट ये है कि इस कविता की कुछ लाइनें, पूरी कविता नहीं, इस कविता की आत्मकथ्य की कुछ लाइनें हैं जिसकी आपको किसी वीडियो में कोई मीनिंग मिलेगी, किसी वीडियो में कोई, किसी बुक में कैसा, किसी बुक में वैसा। वो इसीलिए क्योंकि यहां पे बातों को किसी एग्जाम्पल से, किसी और तरीके से कहा जाता है, यहां पे डायरेक्टली कुछ नहीं कहा जाता। तो मेरी कोशिश होगी कि जो सबसे सटीक उत्तर होगा वही मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूं। ठीक है, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। देखिए, जब पोयम इस तरीके से स्टार्ट होती है, जब प्रसाद जी से लोगों ने कहा अरे आप अपनी लाइफ स्टोरी लिखिए ना, आप अपनी बायोग्राफी, आप अपनी आत्मकथा लिखिए ना, अरे लिखिए ना, आप अपनी आत्मकथा लिखिए ना। तो अब जब लोगों ने इतना कहा अपनी आत्मकथा, आप अपने जीवन के बारे में लिखिए, अपने जीवन के बारे में लिखिए, आपके जीवन के बारे में हमें बताइए, तो जीवन तो ना उनका मन उनके अतीत की पुरानी यादों में खो गया कि ये लोग मेरे जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, मेरा जीवन तो, और उनका मन अतीत में चला गया। तो उनका मन रूपी भौरा यहां पे कहा गया, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। यहां मधुप का मतलब होता है भौरा। ठीक है, वो एक इंसेक्ट होता है। आपने सूरदास जी के पद पढ़ा है, उससे भी भ्रमर गीत कहते हैं, उसकी भी शुरुआत होती है एक भौरे से। ठीक है, और बीच में एक ऐसा समय, और गोपियां क्या करती हैं, जैसे एक ऐसा समय आता है जब उनको उद्धव से कोई बात कहनी है, पर वो भौरे से कहती हैं कि भौरे सुनो, श्री कृष्ण तो ऐसे, तो अब ऐसे वैसे, तो अब वो कह रही है भौरे को संबोधित करके, पर इनडायरेक्टली कहा जा रहा है उद्धव जी से। तो खैर, वहां पे भौरा है, आपको पता है, फूलों के ऊपर ऐसे भौरा गुंजार करता है। भौरे से मन की तुलना की है कि जब लोगों ने जयशंकर प्रसाद जी से कहा कि आप अपने जीवन की आत्मकथा लिखिए, तो जयशंकर प्रसाद जी का मन उनकी अतीत, उनका मन रूपी भौरा उनके अतीत की यादों में खो गया। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, कि उनका मन रूपी भौरा अतीत की यादों में खो गया और ना जाने अब वो कौन सी कहानी कहेगा। कहानी आगे आएगी। अब मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। अब यहां पे जो मुरझाकर यानी कि ये दुख का प्रतीक है। ठीक है, इसके दो अर्थ कई लोग बताते हैं, मैं आपको दोनों अर्थ बताऊंगा, और जो मुझे सटीक अर्थ लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस लाइन का ये मतलब है स्टूडेंट्स की, जो जैसे एक हरा भरा पेड़ होता है, वो जो हरा भरा पेड़ होता है उसमें जीवन है, एकदम एनर्जेटिक है, वो एकदम ग्रीन, फुल ऑफ लाइफ है। और एक पेड़ है जो सूखा हुआ है, जो सूखा हुआ पेड़ है उसमें जीवन नहीं है। तो जो हरा भरा पेड़ है उसको सुख से तुलना की गई है, और जो सूखा हुआ पेड़ है उसकी तुलना दुख से की गई है। कि जब जयशंकर प्रसाद जी का मन, अरे आत्मकथा लिखिए ना, आत्मकथा मैं अपने जीवन के बारे में लिखूं, और जब उनकी जीवन की यादों में उनका मन जाता है, तो उनका मन रूपी भौरा जब जाता है तो ना जाने कौन सी कहानी कहता है, पर जब वो अपने यादों को याद करते हैं, अपने जीवन को पीछे मुड़कर जयशंकर प्रसाद जी देखते हैं, तो उनको सिर्फ दुख ही दुख दिखता है। आगे जयशंकर प्रसाद जी कहेंगे, आप कह रहे हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, मैं क्या आत्मकथा लिखूं, मैं क्या अपनी आत्मकथा लिखूं, मेरे जीवन में मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न। ये एक लाइन मेरे हिसाब से सार है इस कविता की, यही लाइन याद कर लेना। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। मेरे जीवन में वो सुख नहीं है जो तुम सोचते हो। अरे तुम भी सोचते होगे कि मैं अगर मतलब शुभम सर देखो कैमरा के इस तरफ पढ़ा रहे हैं, या कोई लेजेंडरी सुपरस्टार है, सेलिब्रिटी, मैं अपने बारे में बात करता हूं, मेरे जीवन में भी वो सुख नहीं है जो तुम सोचते हो। अरे मैं अगर तुम्हें अपना पारिवारिक संघर्ष बताऊं,
ये मैं घमंड नहीं दिखा रहा, पर तुम्हें बस एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी बता रहा हूं। मेरे जीवन में भी संघर्ष है, मेरे जीवन में भी कष्ट है, पर हाँ मैं यहां आता हूं मेकअप करके और तुम्हें पढ़ा के जाता हूं, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे भी बड़ा सुख मिला है। जयशंकर प्रसाद जी यही कहते हैं। कई लोग क्या कहते हैं फेमस होने के बाद, हाँ जी हम तो पैदा ही हुए थे फेमस होने के लिए। जयशंकर प्रसाद जी का ऐसा एटीट्यूड नहीं, यथार्थ की स्वीकृति, जो जैसा है उन्होंने वैसा ही दिखा दिया, उन्होंने ज्यादा उसको घुमाने फिराने की कोशिश नहीं की। 9th स्टैंडर्ड में आपको एक पाठ होगा प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर प्रसाद जी के द्वारा। जिनको नहीं याद है, प्रेमचंद जी एक बार, अरे उन्हीं की पत्रिका में तो आत्मकथा लिखने के लिए लोग प्रसाद जी को कह रहे थे, तो प्रेमचंद जी एक बार अपनी बीवी के साथ फोटो खिंचाने गए। जब वो फोटो खिंचाने गए तो फोटोग्राफर ने, जिसने फोटो ली, उन्होंने देखा कि अरे फुल फोटो खींचनी थी, हाँ मतलब पति पत्नी दोनों की फुल फोटो थी, तो देखा कि फुल फोटो में प्रेमचंद जी जो जूता पहनकर फोटो खिंचाने आए हैं वो तो अंगूठे के पास से फटा हुआ है। तो फोटोग्राफर ने सोचा अरे भाई थोड़ा धोती ही नीचे कर लेते कि वो उनका पांव ढक जाता, लेकिन वो जैसे हैं वो वैसे ही गए, यथार्थ की स्वीकृति। हालांकि इसका एक डीप मीनिंग था क्यों प्रेमचंद जी ने ऐसा किया, पर इनका जीवन भी जैसा है वैसा उन्होंने यथार्थ की स्वीकृति वैसा ही स्वीकार करते हैं। खैर, जब ये अपने अतीत में पीछे मुड़ के जाके देखते हैं तो देखते हैं मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो ये जो मुरझाकर पत्तियां गिर रही है ये जीवन में दुख का प्रतीक है कि मेरे जीवन में वो सुख नहीं है जो आप लोग समझते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी ये अपनी। जब प्रसाद जी से लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखने के बारे में कहा तो उनका मन रूपी भौरा अतीत की यादों में खो गया और ना जाने कौन सी कहानी कहने लगा। अपने अतीत रूपी यादों में, अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखने पे प्रसाद जी ये पाते हैं कि उनके जीवन में तो सुख, उनके जीवन का सुख रूपी वृक्ष आज सूख गया है। देखो, ऐसा नहीं है कि जयशंकर प्रसाद जी के जीवन में सिर्फ दुख है। एक समय पे उनके जीवन में सुख था, वो आपको आगे बताएंगे कब, पर आज उनके जीवन में सुख नहीं है ना। इसका कई लोग एक अर्थ ये भी निकालते हैं कि जैसे जीवन नश्वर है, तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जीवन तो नश्वर है, आज मेरा जीवन है कल नहीं रहेगा, ये पल दो पल के जीवन के लिए मैं क्या आत्मकथा लिखूं। पर मेरे हिसाब से, आप ये भी सुन लीजिए, जीवन की नश्वरता सेकंड लाइन के लिए मेरे हिसाब से ज्यादा सटीक अर्थ इसका ये है कि जयशंकर प्रसाद जी अपने जीवन में जब पीछे मुड़ करके देखते हैं तो हाँ उनके जीवन में कभी सुख था, पर है ना आज उनके जीवन में सुख नहीं, दुखी है। ठीक है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यहां पे अगर आप ध्यान देंगे गंभीर अनंत नीलिमा में, यहां पे बेसिकली बात हो रही है आकाश की। आकाश, अनंत नीलिमा जिसका कोई अंत ना हो। अरे आकाश का, आसमान का कोई अंत है तो अनंत है और नीला है। इस अनंत नीलिमा में तो ये आकाश की बात हो रही है। देखिए, जैसे मधुप यानी कि भौरा, भौरे की तुलना उन्होंने अपने मन से की थी, वैसे आकाश की तुलना वो यहां पे किससे कर रहे हैं, हिंदी साहित्य से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, हिंदी साहित्य से कर रहे हैं। ठीक है, वो हिंदी साहित्य से तुलना कर रहे हैं कि अब प्रेमचंद जी की पत्रिका वो जब भी छपती है, हर बार किसी ना किसी प्रसिद्ध हिंदी लेखक की जीवनी उस हंस पत्रिका में छपती है। तो ना जाने कितने ही लेखक हैं हिंदी साहित्य में, प्रेमचंद जी है, सुमित्रा नंदन पंत जी है, ऋतुराज जी है, मैत्री शरण गुप्त जी है, अरे कितने ही महान महान लेखक हुए हैं। कई लोगों ने अपनी जीवनी लिखवाई होगी, पर ये मना कर रहे हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि अरे इस अनंत असंख्य अनंत नीलिमा में, यानी कि इस हिंदी साहित्य में, है ना, कितने ही हिंदी साहित्य में कितने ही ना जाने लेखक हुए हैं जो अपनी जीवनी पहले ही लिख चुके हैं या लिखवा चुके हैं, जीवन इतिहास। यह लो यानी कि यहां पे लोगों की बात हो रही है। यह लोग, कौन से लोग, जो अपनी जीवनी लिख देते हैं या लिखवा देते हैं, करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अब जयशंकर प्रसाद जी, जिन लोगों ने अपनी बायोग्राफी छपवा दी है हंस पत्रिका में या कहीं पर भी, तो वो क्या कहते हैं कि ये लोग तो अपना व्यंग मलिन उपहास करते रहते हैं। व्यंग का मतलब होता है मजाकिया, व्यंग कसना, कि अरे किसी के साथ मजाक करना कि मैं तो व्यंग कर रहा हूं, वो मजाक होता है। ठीक है, मलिन उपहास, मलिन का मतलब होता है मैला, गंदा भी आप कह सकते हैं, पर मैला थोड़ा बेटर वर्ड है। उपहास अगेन मजाक, व्यंग और उपहास का एक ही मतलब है, आप समझ सकते हैं। व्यंग मलिन उपहास की ये लोग तो अपना उपहास उड़ाते रहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा जयशंकर प्रसाद जी?
क्योंकि वो आगे आपको बताएंगे, क्योंकि उनका मानना है कि जब यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। देखो, जब कोई अपनी जीवनी लिख देता है तो उसमें क्या होता है कि आपने अपनी जीवनी लिख दी तो लोग अब आपकी लाइफ को जज करने लगते हैं। मेरे पास कुछ पॉइंटर्स हैं, मैं उनकी हेल्प से आपको ये समझाता हूं, ठीक है। देखो क्या होता है कि यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। ये आत्मकथाएं पढ़कर लोग उन लोगों का उपहास या मजाक उड़ाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का यही मानना है कि आत्मकथा जो लोग लिखते हैं वो तो अपना मजाक उड़वाते हैं, और ये बात है, लोग मजाक उड़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी की बायोग्राफी पढ़ी, आप ये सोचते हो कि अरे हाँ ये व्यक्ति सक्सेसफुल हुआ क्योंकि ये वो 1970s में पैदा हुआ था, तब इतना कंपटीशन नहीं था, या इसके पापा बहुत अमीर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इसलिए ये इतना आगे निकल गया, इसके पापा महान साहित्यकार हुए। जैसे बच्चन जी को लोग कहते हैं कि अमिताभ बच्चन इतने बड़े बने क्योंकि उनके पापा हरिवंश राय बच्चन इतने बड़े कवि थे, इतने पॉपुलर थे। मतलब लोग ना कोई रीजन देते हैं उनके जीवन को देख करके कि अरे ये तो बहुत लकी था। कई बार ये भी रीजन दे देते हैं, अरे ये तो बड़ा लकी था इसलिए ऐसा हो गया। आप समझ रहे हो, जब हम किसी का जीवन पढ़ते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसका व्यंग मलिन उपहास, उसका उपहास करते हैं। उपहास करने का क्या मतलब है कि लोग उसके जीवन में कमियां निकालते हैं, उसकी कमियों पर हंसते भी हैं। अरे देखो इतना बड़ा ऑथर और 10th स्टैंडर्ड में फेल हुआ था। आप ऐसा भले ही ना करते हो, पर कई लोग ऐसा करते हैं कि ये तो 10th फेल है, उस ऑथर को जाना ही जाता है 10वीं फेल नाम से, 12वीं फेल नाम से। आप समझ रहे हो, है ना। तो लोग उसका व्यंग मलिन उपहास करते हैं, उसकी स्टोरी में नुक्स निकालते हैं कि अरे ये पता है ये फेमस हो गया, ये सक्सेसफुल हो गया क्योंकि इसके फादर ऐसे थे, ये सक्सेसफुल हो गया क्योंकि उसने उस समय ये काम करना शुरू किया जब ये काम और कोई कर नहीं रहा था। स्टीव जॉब्स फेमस हो गए क्योंकि उन्होंने तब कंप्यूटर्स के बारे में काम किया जब और कोई कर नहीं रहा था, तब कंपटीशन कम था। तो ये सब जो चीजें हैं इसी को कहा जाता है व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, उसके बाद भी तुम कहते हो कि मैं भी अपनी कमियां, दुर्बलता यानी कि कमियों के बारे में बात हो रही है, मैं भी अपनी दुर्बलता अपनी कमियां कह डालूं। जब मैं जानता हूं कि मेरी आत्मकथा पढ़ने के बाद लोग मेरी भी कमियों के ऊपर हंसेंगे, मेरी भी सक्सेस को कोई ना कोई उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे, अरे इसके पापा थे की वजह से, पैसे की वजह से, या लक की वजह से कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे, मेरी कमियों का मजाक उड़ाएंगे, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तो यहाँ पे दुर्बलता का मतलब यहाँ पे कमियों से है कि मैं अपने जीवन की कमियां लिख दूं। लेखक अपनी कमियां नहीं बताना चाहते जीवन में, वो आगे आपको बताएंगे, ठीक है, कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, अपनी कमियां वो लोगों के सामने नहीं रखना चाहते। अब मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाता हूं। शुरू की हमने 5 लाइनें कर ली हैं, ठीक है। मधु गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। जब जयशंकर प्रसाद जी से लोग उनकी आत्मकथा लिखने के लिए कहते हैं तो ये सुन करके उनका मन रूपी भौरा उनके अतीत के पूर्व यादों में खो जाता है और गुंजार करते हुए ना जाने कौन सी कहानी कहता है। आगे वो बताते हैं मुरझाकर, जब उनका मन रूपी भौरा अपने अतीत की यादों में खो जाता है तो वो ये पाते हैं कि उनके जीवन में कभी सुख हुआ करता था किंतु आज उनके जीवन में दुख है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। रिवाइज करते हैं, जब जयशंकर प्रसाद जी से लोग उनकी आत्मकथा लिखने के लिए कहते हैं तो उनका मन रूपी भौरा उनके अतीत की यादों में कहीं खो जाता है। उसके बाद आप डायरेक्टली लिख देना मुरझाकर गिर रही पत्नियां। अपनी मन रूपी यादों में जयशंकर प्रसाद जी ये पाते हैं कि उनके जीवन में कभी सुख हुआ करता था, पत्तियां हरी होंगी कभी, तभी तो आज मुरझा के गिर रही हैं। तो उनके जीवन में कभी सुख हुआ करता था किंतु आज उनके जीवन में सुख नहीं है, दुख है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य में जैसे आकाश अनंत है वैसे हिंदी साहित्य में ना जाने कितने ही ऑथर्स ने, कितने ही लेखकों ने अपनी जीवनी लिख दी, और जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। ये लोग जो हिंदी साहित्य में अपनी जीवनी लिखते हैं ये लोग तो अपना व्यंग मलिन उपहास करते हैं, क्योंकि किसी की जीवनी पढ़ने के बाद लोग उसकी कमियों का मजाक उड़ाते हैं या लोग उसकी कमियों का उपहास करते हैं। उसकी सफलता के अलग अलग कारण या बहाने खोजते हैं। आप ऐसा लिखिएगा कि लोग उसकी कमियों का मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, अथवा उसकी सफलता के अनेकों कारण बताते हैं कि इस कारण से वो सफल हो गया, उस कारण से वो सफल हो गया। ये सब जानते हुए भी
तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, कि तब भी तुम चाहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। ये जयशंकर प्रसाद जी का यहां पर मानना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। गागर का मतलब होता है मटका, या आप इसको घड़ा भी कह सकते हैं। रीति का मतलब होता है खाली, कि खाली है, कि मेरा जीवन रूपी गागर खाली है। देखो पहले क्या कहते हैं, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। पत्ती कभी ना कभी हरी होगी, तभी तो आज मुरझा रही है। आज अगर मुरझा के गिर रही है तो पहले हरी होगी। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मेरे जीवन में पहले कभी सुख हुआ करता था, पर आज मेरे जीवन में दुख और कष्ट ही है। तो वो यहां पे कह रहे हैं कि आज उनके जीवन में दुख और कष्ट है। वहां पे उसी लाइन को दोबारा कह रहे हैं, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, कि मेरे जीवन का घड़ा खाली है। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन का घड़ा पानी से यानी कि सुख से भरा है, वो घड़ा खाली है। तुम्हें लगता होगा कि वो जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य अकादमी जो इतने बड़े बड़े पुरस्कार जीते हैं, कवाइनी जैसे महान रचना के लेखक, उनके जीवन में इतनी प्रसिद्धि होने के बाद उनके जीवन में दुख? हाँ है, हाँ है, हाँ है, वही है मधुप गुनगुना, सॉरी वो स्टार्टिंग से नहीं, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे या गागर रीति। उससे पहले क्या कहते हैं कि एक तो जो लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं वो व्यंग मलिन उपहास कराते हैं। व्यंग मलिन उपहास यानी कि क्या, यानी कि जो लोग आत्मकथा पढ़ते हैं वो जिनकी आत्मकथा पढ़ रहे हैं उनकी कमियों का उपहास करते हैं अथवा उनकी सफलता के अन्य अन्य कारण बताने लगते हैं। ठीक है, फिर भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, फिर भी तुम चाहते हो कि मैं भी अपनी आत्मकथा लिख दूं, क्या फिर भी तुम ये चाहते हो कि मैं भी अपनी आत्मकथा लिख दूं? और फिर तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे या गागर रीति, तुम्हें जानकर तुम्हें सुनकर अच्छा लगेगा कि मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है, मेरे जीवन का सुख रूपी घड़ा खाली है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। देखिए मैंने पोएम के शुरू में आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताया था। जयशंकर प्रसाद जी, आपको रावण वाला एग्जाम्पल याद है? रावण अपने भाई विभीषण को लात मार के लंका से निकाल रहा है, लेकिन उसके बाद भी विभीषण रावण के हित की बात कर रहे हैं, रावण के मंगल की बात कर रहे हैं। ये संत का स्वभाव है, ये महापुरुषों का स्वभाव है कि जो निंदक है तुम्हारा भी कल्याण हो, तुम्हारा भी कल्याण हो। बीच बाजार में कोड़े मारे जा रहे हैं, महापुरुषों का चरित्र मैं आपको बता रहा हूं, और उनके मुख से यही निकल रहा है हरि बोल, हरि बोल। जो कोड़े मारने वाले आक्रांता है वो कह रहे हैं हरि हरि बोल रहा है, हरि हरि बोल रहा है, तुम्हारा भी मंगल हो, तुमने भी हरि बोला, हरि बोल, हरि बोल। ये महापुरुषों का स्वभाव है। जो कष्ट दे रहा है, जो कांटे बिछा रहा है, उसके ऊपर भी कृपा करना ये महापुरुषों का स्वभाव होता है। जयशंकर प्रसाद जी दुख नहीं देना चाहते, कि वो ये नहीं चाहते कि कल को आप आगे पढ़ेंगे कि मेरी आत्मकथा पढ़ करके लोगों को ये लगे अरे ये दुख तो मेरे कारण उनके जीवन में आया, या ये दुख तो मैंने उनको दिया। वो ये नहीं चाहते कि उनकी वजह से किसी को कोई दुख हो। जब वो अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो कभी उनके किसी दोस्त ने उनको ठगा होगा। जीवन में हर किसी को छल का सामना कभी ना कभी करना पड़ता है, वो भी उन्हें लिखना पड़ेगा। तो जिसने उन्हें छला था उसे बुरा लग सकता है। तो जयशंकर प्रसाद जी ऐसे लोगों को भी जिन्होंने उन्हें कभी कष्ट दिया हो उन्हें भी पलट करके कष्ट नहीं देना चाहते। ठीक है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम हो खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। किंतु कहीं ऐसा ना हो, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे गागर रीति। क्या तुम्हें सुनकर अच्छा लगेगा कि मेरे जीवन रूपी घड़े में कोई सुख नहीं है, मेरा जीवन रूपी घड़ा खाली है। नेक्स्ट लाइन, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। कहीं मेरी आत्मकथा पढ़ के तुम्हें ऐसा ना लगे कि मेरे जीवन में जो कष्ट है वो तुम्हारे कारण है, या जिन्होंने मुझे कष्ट दिया उन्हें बुरा ना लगे। अपने को समझो मेरी रसले अपनी भरने वाले। मेरी रसले यानी कि मेरा जीवन रूपी घड़ा खाली है, तो मेरे जीवन से पानी लेकर के, मेरे जीवन से सुख लेकर के अपने में भरने वाले। यानी कि इसका यही मतलब है कि कभी किसी ने उन्हें छला होगा, उनके साथ धोखा दिया होगा, तो उन्हें बुरा लगे इस बात का, ये जयशंकर प्रसाद जी नहीं चाहते हैं। अब आप इसको लिखेंगे कैसे? आप इसको लिख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ये कहते हैं कि तुम्हें शायद जानकर अच्छा लगेगा, लोगों को अच्छा लगता है, ये विडंबना है, ये थोड़ा आपको अजीब लगेगा, पर किसी के जीवन में जब सुख होता है ना तो लोग जलते हैं उससे,
और जब हल्का से ही पता चलता है ना, अरे इतना फेमस होने के बाद भी सुखी नहीं है, तो अच्छा लगता है। तो लेखक कहते हैं कि क्या तुम्हें जानकर अच्छा लगेगा कि मेरा जीवन रूपी घड़ा गागर घड़ा रीति खाली है, उसमें सुख नहीं है। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही तो नहीं हो वो जिसने मेरे जीवन से सुख लिया, यानी कि कहीं तुम ही तो मुझे दुख देने वाले नहीं हो। अपने को समझो मेरी रस ले, है ना। मतलब आप सेकेंड लाइन का मीनिंग पहले समझिए कि कहीं एक तो मेरा जीवन रूपी घड़ा खाली है, मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है, जैसे पत्तियां सूखी हैं, मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है। और कहीं मेरी जीवनी पढ़कर ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को मेरे जीवन के दुख का छोटा सा भी कारण मानो। ये होता है कई बार, आपने किसी का फ़ोन ना उठाया हो, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और उस दिन उसका कोई इंपॉर्टेंट काम हो, आपको पता ही ना चला हो जीवन भर, और बहुत बाद में आपको पता चले, तो आपको थोड़ा हल्का सा दुख होगा। वो बिल्कुल दुख किसी को नहीं देना चाहते। ये जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी है, ठीक है। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। बड़ी कमाल की पोएम है, ठीक है। थैंक यू अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं। अब इसको बस अच्छे से समझना होगा आपको, ठीक है। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। समझना, इसको समझना, बड़ी अच्छी मीनिंग है, ठीक है। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, ठीक है। यह विडंबना यानी कि देखो, विडंबना मतलब होता है कि ये बड़े आश्चर्य की बात है, ये बड़ी विडंबना की बात है साहब। सरप्राइजिंग कहते हैं ना कि इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि आजकल अच्छाई को एक क्वालिटी नहीं बल्कि एक बुरी क्वालिटी समझा जाता है। तो हम ये कहते हैं ना कि इट इज वेरी सरप्राइजिंग टू मी। तो सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक, उसी को कहते हैं विडंबना। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। अरी सर, ये विडंबना है कि अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। देखो, वो कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी कि मैं बहुत भोला था। जयशंकर प्रसाद जी ये कहते हैं कि ये विडंबना देखिए कि मैं बहुत भोला था। आपको लग रहा होगा कि मैं कोई बहुत महान लेखक हूं, पर मैं बहुत भोला था। आप जितना मुझे समझदार चतुर समझ रहे हैं उतना मैं नहीं। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना। भूल यानी कि गलती, और प्रवंचना का मतलब होता है धोखे, कि मुझे धोखे भी मिले अपने जीवन में। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बहुत अच्छा होना ये एक अच्छी चीज नहीं है आज के समाज में, ये सरप्राइजिंग है। अच्छा होना तो अच्छी बात है, पर सरप्राइजिंगली आज के समाज में अच्छा होना बुरी बात है। तो भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, ये तो विडंबना या दुर्भाग्य ही होगा कि मैं खुद ही अपनी आत्मकथा लिखकर अपने सरल स्वभाव की हंसी उड़वाऊं। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यहाँ पे प्रसाद जी कहते हैं कि यह विडंबना, इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग, ये तो बड़े आश्चर्यजनक बात होगी कि मैं अपनी जीवनी लिखूं और अपना उपहास उड़वाऊं। देखिए, वो पहले भी कहते हैं यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। जयशंकर प्रसाद जी के हिसाब से जो भी अपनी जीवन की कहानी, अपनी आत्मकथा लिखता है, वो अपना उपहास उड़वाता रहता है, क्योंकि लोग उसकी कमियों पर हंसते हैं और उसकी सक्सेस के अलग अलग रीजंस देते रहते हैं, है ना। तो इसलिए जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, अरे सॉरी, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। ये तो बड़ी विडंबना होगी कि मैं अपनी भूले, है ना, कि मैं अपनी सरलता, अपनी हंसी उड़वाऊं लोगों से, कि मैं खुद ही अपनी आत्मकथा लिखकर अपने सरल स्वभाव की हंसी उड़वाऊं। भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। देखो, प्रसाद जी यहां पे कह रहे हैं कि जब मैं अपनी जीवनी लिखूंगा तो ये तो बड़ी विडंबना होगी कि मैं अपनी जीवनी लिखूंगा और मैं बहुत भोला था, तो मुझे कई लोगों ने ठगा भी है। मेरे भोलेपन में मुझसे बहुत सारी भूलें भी हुई हैं, और क्योंकि मैं बहुत भोला था इसलिए कई लोगों ने मुझे छला भी था। ये तो विडंबना होगी कि मैं खुद ही अपनी जीवनी लिख करके अपना वो जरूरत से ज़्यादा अपना वो भोलापन,
है ना, और भोलेपन की वजह से अपनी भूले और जिन लोगों ने मुझे छला, मुझे जो जीवन में धोखे मिले, वो मैं तुम्हारे सामने लिखूं, उसको वो विडंबना कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं? यहां पे आप समझिएगा, भूले यानी कि क्या होता है, गलतियां, प्रवंचना यानी कि धोखे। आप समझ रहे हैं? मैं फिर से रिवाइज कराता हूं कि आपको फिर समझ में आओ। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाओ में जयशंकर प्रसाद जी यहां पर कहते हैं कि ये तो बड़े विडंबना की, ये तो बड़े आश्चर्य की बात होगी कि मैं खुद ही अपने जीवन के बारे में लिखूं और अपनी भूले और अपने जीवन में मुझे जो धोखे मिले, क्योंकि मैं बहुत भोला था इसलिए मुझसे बहुत सारी भूल भी हुई है, मुझे बहुत सारे धोखे भी मिले हैं, इसलिए ये तो बड़ी आश्चर्य की बात होगी कि मैं खुद ही वो सारी चीजें बता करके अपनी हंसी उड़वाऊं। समाज में अक्सर लोग किसी की बड़ी बड़ी भूल देख करके या उसको जो धोखे मिले देख करके हंसते हैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। ठीक है, अभी यहां पे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मैं आपको अपना दुख नहीं बता सकता, कि मैं बहुत भोला था, मेरे भोलेपन की वजह से मुझे कई लोगों ने छल लिया, मुझे बहुत धोखे मिले और मुझसे बहुत बड़ी, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी भूलें हुई है। देखो, एक दैन्य आदमी ना अपने जीवन की हर बात एज इट इज रख देता है। सक्सेसफुल होने के बाद बड़ी बड़ी भाषण देना बड़ा आसान है कि हाँ मेरे पास ना ये अच्छी क्वालिटी की थी कि मैं पढ़ने बैठता था तो मेरा एकाग्रचित्त हो जाता था, मैं कार्टून वगैरह नहीं देखता था। बड़ी बड़ी अपने बारे में बातें करना आसान है, पर अपने छाती की बात सबके सामने रख देना ये बड़ा कठिन है। जयशंकर प्रसाद जी अपनी छाती की बात रखते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत भोला था अपने जीवन में, इस वजह से मुझसे बहुत बड़ी बड़ी भूलें हुई हैं और मुझे बहुत सारे धोखे मिले हैं। और ये तो विडंबना की बात होगी, कि ये आश्चर्य की बात होगी कि मैं वो अपने जीवन के धोखे, अपना भोलापन बता करके अपनी हंसी उड़वाऊं। फिर उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की। यहां आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना है। जयशंकर प्रसाद जी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, कि उनके जीवन में कभी सुख था पर आज उनके जीवन में दुख है, कष्ट है। जैसे पत्तियां अगर आज मुरझाकर गिर रही हैं तो कभी ना कभी हरी भरी रही होगी। तो आप यहां पे समझिए कि अब जयशंकर प्रसाद जी ये कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन का दुख, अपनी भूले, अपने धोखे, अपने जीवन का डार्क साइड आपको नहीं बता सकता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपने जीवन का ब्राइट साइड आपको बताऊंगा। जब मैं अपना दुख आपको नहीं बताता तो अपना सुख कैसे बता दूं? मेरे जीवन का जो गोपनीय प्रेम है, अरे प्रेम ऐसा है कि जो एक बार हृदय में, हम तो याचना करते हैं माँ थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा प्रेम, जैसे हम याचना करते हैं कि थोड़ा सा प्रेम मिले। प्रेम बड़ी चीज है, ठीक है, तो अपने अपने अच्छे पल, अपना प्रेम वो मैं कैसे बताऊं? कॉन्टेक्स्ट यहां पे ये है कि जयशंकर प्रसाद जी के जीवन में कभी सुख था, आज नहीं है पर कभी था। तो सुख था कब? जब उन्होंने वो टाइम जो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी जी के साथ बिताया। जयशंकर प्रसाद जी की धर्मपत्नी का किसी कारण से निधन हो गया था, वो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जयशंकर प्रसाद जी ने अपने लाइफ का सबसे अच्छा टाइम अपनी भार्या के साथ, अपनी अर्धांगिनी के साथ बिताया था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए आज उनके जीवन में दुख है, कष्ट है। तो वो कह रहे हैं कि दुख और कष्ट और अपना भोलापन, जिसके वजह से मैं इतनी जगह मुझे धोखे मिले, मेरे से बड़ी बड़ी भूलें हुई, ये तो बड़ी विडंबना और आश्चर्य की बात होगी कि मैं ये सब बता के खुद ही अपनी हंसी उड़वाऊं। अब वो आत्मकथा लिखेंगे तो ये सब आपको पता चलेगा कि मैं अपनी आत्मकथा लिखकर ये सब बता के खुद ही अपनी हंसी उड़ाऊं। ये तो मैं नहीं करूंगा। तो मैं अपना दुख तो नहीं बता सकता, पर मैं अपना सुख कैसे बता दूं? उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते रहते वाले, हंसते होने वाली उन बातों की। देखिए, आत्मकथा में जीवन का पूर्ण सत्य लिखना होता है, और वो अगर पूर्ण सत्य लिखेंगे तो मैं भोला था, मुझे ठगा, ये सब लिखना पड़ेगा। खैर, देखिए, कवि को उनकी धर्मपत्नी के साथ बिताया हुआ समय याद आता है, ठीक है। ये सभी बातें वो औरों के साथ कैसे बांटे, ये सब तो उनकी व्यक्तिगत बातें हैं। कवि यहाँ पे यही कहते हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी, सॉरी, हाँ यहाँ पेन मैं सेलेक्ट करना भूल गया। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, उज्जवल यानी कि सुख की बात हो रही है यहाँ पे, उनके जीवन के सुख की बात हो रही है, ब्राइट टाइम की बात हो रही है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, ठीक है,
अरे खिलखिलाकर हंसते वाली उन बातों की। यहां पे जो समय उन्होंने अपनी प्रेयसी के साथ या अपनी धर्म पत्नी के साथ बिताया, उस समय की यहां पर बात हो रही है कि जो समय, जो मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय मैंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताया। प्रेमिका, प्रेयसी, धर्म पत्नी, आप कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं या दो भी यूज कर सकते हैं। जो समय मैंने अपनी प्रेयसी, अपनी धर्म पत्नी के साथ बिताया, वो समय में वो बातें, वो जो मेरे जीवन में अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, वो जो खुशमिजाज पल थे मेरे जीवन में, वो पल मैं कैसे आपके सामने रख दूं? वो तो मेरी व्यक्तिगत बातें हैं। देखो, अगर आप कभी प्रभु से प्रेम करोगे, माँ से प्रेम करोगे, हमारी माँ से, अभी नवरात्रि आएगी, या प्रभु से प्रेम करोगे, तो प्रेम गुप्त रखने की बात है। प्रेम दिखाने की बात नहीं होती है, उसे गुप्त रखना चाहिए। प्रेमी का हृदय शांत होता है, वो एकांत में तो विकल होता है, कब मिलोगे कृष्ण, कब मिलोगे कृष्ण, पर ऐसे वो लोगों के सामने अपने प्रेम को उजागर नहीं करता, क्योंकि लोगों के सामने प्रेम को उजागर करेगा तो उसका भी प्रेम रूपी घड़ा खाली हो जाएगा। ठीक है, तो वो यही कहते हैं कि मैं अपने, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी यही कहते हैं कि जो मैंने अपना जीवन का अच्छा समय अपनी प्रेयसी, अपनी धर्मपत्नी के साथ बिताया, जो अपना सुखद समय, मधुर चांदनी रातें, यानी कि जो मैंने अपने जीवन का सुखद समय, यानी कि जो अच्छा समय मेरे जीवन का था, आप सुखद लिखिए, सुखद समय अपने जीवन का था, अपने प्रेयसी के साथ अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, अपनी प्रेमिका के साथ जो मैंने हंसी मजाक की जो बातें की, जो अच्छी अच्छी बातें की अपनी प्रेमिका के साथ, वो बातें मैं कैसे रख दूं? वो तो मेरी व्यक्तिगत बातें हैं। तो यहीं पे वो कह रहे हैं कि ये बातें भी मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि वो मेरी व्यक्तिगत बातें हैं। ठीक है, मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। जो मैंने लाइन आपको बताई थी कि कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे प्राप्त होते होते ना हुआ। जो तुम सोचते हो मेरे बारे में कि मैं बहुत सुखी रहा हूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहीं पे वो कहते हैं, जो शुरू में पोएम का थीम है, कि आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत फेमस पोएट हूं, मैं बहुत फेमस कवि हूं, कमायनी जैसी बड़ी इतनी विख्यात, इतनी कमाल की रचना कमायनी जैसी मैंने की है, मेरे पास इतना फेम है कि खुद प्रेमचंद जी की पत्रिका में मुझसे कहा जाता है इतना फेमस ऑथर, फेम है, पैसा भी होगा ठीक ठाक, तो तुम्हें लग रहा होगा मेरे जीवन में सुख है। पर जो तुम सोच रहे हो मेरा जीवन वैसा नहीं है, ये बड़ा कठिन होता है। बहुत सारे सेलिब्रिटी आज भी है, पर सच में अपने जीवन को वैसा रखना, अगर आप किसी संत से पूछोगे ना, आप इतने महान संत, वो यही कहेगा सच्ची बताऊं मेरे से बड़ा नीच कोई नहीं है, ये तो गुरुदेव भगवान की कृपा है, सच्ची बता रहा हूं, ये तो गुरुदेव भगवान की और प्रभु की कृपा है, नहीं तो। अरे जैसे जब सूरदास जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, ऐसे भक्त जब वो पद गाते हैं तो स्वयं ठाकुर जी सुनते हैं, ये दैन्यता है, ये दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। इस दरबार में, प्रभु के दरबार में दैन्यता का आदर है, आपके अंदर भी दैन्यता होनी चाहिए। ये छोटी सी क्वालिटी, कुछ थोड़ा बहुत तो आप इस पोएम से, प्रसाद जी के जीवन से डेवलप कीजिए। ये बड़े महान लेखक रहे हैं। ठीक है, अरे खिलखिलाकर हंसते, देखो एक व्यक्ति जो आज जीवन में, दुनिया में नहीं है, एक महान व्यक्ति, वो अपने जीवन का निचोड़ आपको दे रहा है। अगर ग्रहण कर पाओ तो ग्रहण कर लो। ठीक है, मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, कि मैंने जिस सुख की कल्पना की थी, स्वप्न देखने का मतलब होता है कल्पना करना। देखो हर कोई कल्पना करता है, जैसे मैं आपको बताऊं, आप अभी 10th बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, आप कल्पना कर रहे हो कि मेरे 10th बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ गए। अगर आपको CGPA मिलता है तो मेरा 10 CGPA, सर मेरा 10 नहीं 9 के ऊपर आएगा, मान लो 10 आ गया, 9.5 CGPA, 10 CGPA, 90% आ गया। स्कूल में या आपके कोचिंग क्लास के बाहर आपकी फोटो वोटो लग गई, अच्छा लगेगा। आप कल्पना कर रहे हो कि वो कैसा अच्छा लगेगा, कैसा सुख मिलेगा, पर शायद वो सुख वैसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपका 10th का रिजल्ट आएगा उसके बाद खुशी होगी, परिवार वाले कहेंगे अगर 9.5 CGPA भी आया, 90% भी आया या 88 भी आया, तो मन में मलाल रहेगा, अरे 92 आ जाता तो। सच बता रहा हूं, होगा, पक्का होगा। अगर किसी को 95% आ गया तो भी वो देखेगा कि अरे मैं तो सेकंड आया हूं स्कूल में,
फर्स्ट कौन आया है, या अरे मेरे साथ वाला ज़्यादा आया, थोड़ा सा मलाल होगा, इस बात का दुख होगा। आपकी मानो बहुत अच्छे ठीक ठाक नंबर आए, फोटो वोटो लग गई, उसके बाद फिर 11th की रेस, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लूँ, ऑनलाइन जेई की तैयारी करूँ, नीट की तैयारी करूँ, तो जो सुख आप समझ रहे हो ना, वो सुख आपको अधिक समय तक नहीं मिलेगा। वो सुख भी आपके पास आएगा, पर जब आप उसको गले लगाने वाले होगे वो गायब हो जाएगा, और फिर एक नया संघर्ष, जेई की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, नया संघर्ष आपके सामने प्रशस्त हो जाएगा। इसीलिए जीवन आज में है, आज एक बार अगर प्रभु का नाम लिया है, एक बार अगर हृदय से प्रफुल्लित हो, एक बार आनंदित हो, तो ये आपका अच्छा क्षण है। आज में जियो, कल किसी ने नहीं देखा है। ठीक है। अरे मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि कहते हैं कि मैंने जिस सुख की कल्पना की थी वो मुझे कभी मिला नहीं, वो मेरे पास तो आया पर मैं उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाया, मैं उसे कभी गले नहीं लगा पाया। ठीक है। जो तुम समझते हो कि मेरे जीवन में बड़ा सुख रहा होगा, वो बार बार यही कहते हैं, तुम देखोगे यह गागर रीति की, तुम जब आओगे तो देखोगे गागर रीति, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, है ना, अरे विडंबना अरे सरलते अपनी हंसी उड़ाऊं मैं। कि ये तो बड़ी अजीब बात होगी कि मैं एक तो भोला था, मेरे भोलेपन की वजह से बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी भूले और धोखे मुझे मिले हैं। ये तो बड़ी विडंबना, बड़े आश्चर्य की बात होगी कि मैं खुद अपनी जीवनी लिख के खुद ही अपनी वो भूले और धोखे बता करके अपनी हंसी उड़वाऊं। तो आप समझ रहे हो, तो बार बार कहते हैं कि मेरे जीवन में वो सुख नहीं है जो तुम समझते हो एक महान ऑथर के जीवन में होना चाहिए। तुम जैसा सोचते हो वैसा मेरा जीवन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहां आ जाओ। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में निज सुहाग अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। यहां पे वो अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, इसको ना सच्चे प्रेम की दृष्टि से इसे समझना। आजकल समाज में बड़ा अजीब सा चलन चला है, ये मैं उस पर कुछ कहूंगा नहीं, बट वास्तविक प्रेम से समझना। एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के लिए जीवन समर्पित कर चुका है। प्रेम घटे नित्य कुछ मांगत, जिनसे प्रेम किया जाता है। मेरे गुरुदेव भगवान के श्रीमुख वचन है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अब आप अगली बार जब कभी मंदिर जाए, दुर्गा जी, काली जी, राम जी, रघुनाथ जी, किसी मंदिर जाए, तो हनुमान जी, आप कहीं पे भी जाए, कुछ मांगिएगा नहीं साहब, है ना। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं, आपकी दया का है बोझ इतना, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। ये माना कि दाता हो तुम्ही कुल जहां के, ये माना कि दाता हो तुम्ही कुल जहां के, मगर कैसे झोली में फैलाऊं आके, मांगने में शर्म आती है। क्यों? जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूं। मैं आपके मंदिर में, आपके दर पे मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं आपके दर पे आने के काबिल नहीं हूं। मांगने का स्वभाव नहीं है। प्रेमी लुटाता है। प्रेम घटे नित्य कुछ मांगत, जहां बार बार कुछ मांगा जाए वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। खैर, तो प्रेम की बात होती है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर पवित्र प्रेम की बात हो रही है। तो यहां पे अपनी प्रेमिका के प्रेम के बारे में बात करते हैं। सुनिए, उनके सौंदर्य का वर्णन करेंगे। ठीक है। देखिए, अरुण का मतलब होता है लाल, है ना। जिसके अरुण कपोलों की, कपोलों का मतलब होता है गाल, प्रेमिका के लाल लाल गाल है। इसलिए मैंने शुरू में आपको भगवान का उदाहरण दिया। इसे पवित्र दृष्टि से इस प्रेम को समझिएगा, मलिन दृष्टि से नहीं, है ना। प्रेयसी के गाल जो हैं लाल है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कि जिसके लाल गाल, है ना, वो यहां पे यही कहते हैं कि प्रेयसी का सौंदर्य, उसका वर्णन कर रहे हैं यहां पे इन पंक्तियों में। कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य और प्रेयसी के प्रति कवि के हृदय में जो प्रेम है, कवि अपने उनके सौंदर्य और अपने प्रेम का वर्णन कर रहे हैं कि उनके प्रेयसी के गाल अरुण यानी कि लाल गाल थे, जिसकी मतवाली सुंदर छाया में, जिसके छाया में कवि मतवाली यानी कि मदमस्त हो जाते थे। कवि कैसे हो जाते थे? मदमस्त हो जाते थे। कवि मदमस्त हो जाते थे। ठीक है,
मानो प्रेम भरी भोर भी उनके, हाँ आगे देखना, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमायक में। अनुरागिनी का मतलब यहाँ पे प्रेम भरी, यहाँ क्या, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे अनुरागिनी का मतलब होता है, दूसरा कलर ले लो यार, चलो ये ले लेते हैं। अनुरागिनी का मतलब होता है प्रेम भरी, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, अनुरागिनी यानी कि प्रेम भरी। उषा का मतलब होता है सनराइज, उषा का मतलब मैं नीचे लिख रहा हूं सूर्य उदय, ठीक है, या इंग्लिश में मैंने शॉर्ट में लिख दिया सनराइज। जब सूरज उगता है तो एक अजीब सा रेडिश ऑरेंज उसकी शाइन होती है, जिसके अरुण कपोलों की यहाँ पे कवि इन पंक्तियों में अपने प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, है ना। सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रेयसी के गाल ऐसे अरुण के समान लाल है, जिसकी मतवाली छाया में कवि मदमस्त हो जाते थे। आगे वो कहते हैं कि मानो प्रेम भरी भोर भी उनके अरुण कपोलों में अपने सुहाग की मधुरिमा प्राप्त करती है। ये बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप समझ नहीं पाएंगे। ये प्रेम का मतलब बड़ा अच्छे से उन्होंने प्रेम को डिस्क्राइब किया है। मलिन हृदय वाले और सिर्फ हार्मोनल लेवल पे चीजें समझने वाले इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। मैं प्रयास करूंगा कि आप समझें। अगर आपका अंतःकरण शुद्ध है तो आप समझ जाएंगे। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, यहाँ पे पहले यही लिख देना डायरेक्ट कि यहाँ पे गाल वाल लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देना कि यहाँ पे कवि ने क्या किया है, अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन किया है, ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने अपने प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन किया है। यहाँ पे वो कहते हैं कि अरुण कपोल यानी कि प्रेयसी के लाल गालों को देख करके कवि मदमस्त हो जाते हैं। यहाँ वो लिखने की जरूरत नहीं, आप ये लिख देना कि यहाँ पे सौंदर्य का वर्णन किया है और प्रेयसी के जो गाल हैं, ठीक है, उनका कवि का ऐसा मानना है कि उन मानो प्रेम भरी भोर भी उनके अरुण कपोलों में अपने सुहाग की मधुरिमा, यानी कि देखो कि जब सूरज उगता है भोर में सुबह सुबह, तो सूरज उगता है तो लाइट, तो जब सूरज उगता है तो मानो कि वो भी उनके प्रेयसी के गाल से ही निकल रही है। भाई वो यहाँ पे कह रहे हैं, रुको मैं भी एक बार पढ़ के बताता हूँ। मानो प्रेम भरी भोर भी उनके अरुण कपोलों में अपने सुहाग की मधुरिमा प्राप्त करती है। कि जो भोर है, जैसे लोग कहते हैं ना कि, जैसे एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ कि जैसे कोई प्रेयसी है, मेरी प्रेयसी के गाल जो है, गुलाब को उसकी लालिमा मेरी प्रेयसी के गाल से मिलती है। एग्जाम्पल के लिए कोई कह रहा, एक्चुअली ऐसा नहीं है, गुलाब तो अपने आप में ही लाल होता है और किसी के गाल लाल है वो तो अपने आप में ही है। पर प्रेम ऐसा होता है ना कि वो हर जगह अपने प्रेमी को ढूंढता है। जैसे कोई अगर रघुनाथ जी का भक्त है, राम जी का, तो किसी भी मंदिर में जाए तो यही कहता है, प्रभु प्रार्थना है, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, जही विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। वो अगर आप राम जी के भक्त हैं और किसी भी मंदिर में चले गए, दुर्गा जी, काली जी, हनुमान जी, किसी भी मंदिर में, शंकर जी, किसी मंदिर में गए तो यही कहता है, सीता राम चरण रति मोरे, की हे प्रभु मास जानकी और रघुनाथ जी के चरणों में रति, यानी कि मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन रात बढ़ता ही रहे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, आपकी कृपा से। तो वो ना हर जगह वही दृष्टि कर लेगा। जैसे किसी संत भगवान से किसी ने पूछा कि आप हम राधा राधा जपते हैं, आप राम राम जपते हैं, तो उन्होंने कहा कि राम में जब आप रा और म जप रहे हैं तो आप राधा माधवी तो जप रहे हैं। तो देखो, समझने की बात यह है कि जो प्रेमी होता है ना, वो जिससे प्यार करता है उसको हर जगह देख लेता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि अरे मेरी जो प्रेयसी है, मेरी जो प्रेमिका है, गुलाब को भी उसकी लालिमा मेरे प्रेयसी के गालों से मिलती है। वैसे वो एग्जाम्पल से कह रहे हैं कि जब भोर की जो सूरज की लालिमा है वो भी मेरे प्रेयसी के अरुण कपोलों की मतवाली छाया में मधुरिमा, यानी कि वहीं से उनको मिलता है, ठीक है। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। उसकी स्मृति यानी कि याद, पाथेय का मतलब होता है सहारा। पाथेय का मतलब क्या है? सहारा। थके पथिक की पंथा की, पथिक यानी कि जो रास्ता तय कर रहा है, पंथ यानी कि रास्ता, पथिक यानी कि जो रास्ता तय कर रहा है, पंथा यानी कि रास्ता।
मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ, लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। उनकी उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। देखो जब शादी होती है तो पति पत्नी दोनों जीवन साथी है, दोनों अब गाड़ी के दो पहिए और दोनों साथ में जीवन यात्रा तय करते हैं। पर किसी कारणवश विधि ऐसा दुर्भाग्य या ऐसा विधि का लेख था कि जयशंकर प्रसाद जी की पत्नी की मृत्यु हो गई, तो अब उनका लाइफ पार्टनर चला गया, तो अब उन्हें जीवन की यात्रा अकेले तय करनी है। थके पथिक, पथिक कौन है? जो रास्ते पे चल रहा है। हम सब एक रास्ते पे चल रहे हैं जो मृत्यु के द्वार पे जाएगा। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, डेथ इज द कॉमन डेस्टिनी दैट वी ऑल शेयर। ये मेरे शब्द नहीं है पर जिनके हैं बड़े कमाल के। डेथ इज द कॉमन डेस्टिनी दैट वी ऑल शेयर। तो वो अब उनको प्रेयसी नहीं रही, धर्मपत्नी नहीं रही, अब उनको अपना जीवन रूपी रास्ता अकेले तय करना है। तो ये रास्ता बड़ा कठिन लग रहा है प्रेमिका के बिना, प्रेमिका के बिना बड़ा कठिन लग रहा है, बड़ी याद आ रही है, तो ये रास्ता बड़ा कठिन लग रहा है। तो ऐसे में अब क्या होता है, इस कठिन रास्ते पे उनकी प्रेमिका तो नहीं है पर उन प्रेमिका की याद उनको, जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए कोई बहुत सीधा सीधा लंबा सा रास्ता है, कोई इस रास्ते पे चल रहा है और बड़ी तेज धूप है, धूप से वो जलमला रहा है, लेकिन आसपास दूर दूर तक सिर्फ खाली मैदान है, एक भी पेड़ नहीं है। वो चल रहा है, थक रहा है, पसीना आ रहा है, बड़ा परेशान है धूप से, और कहीं दूर एक पेड़ मिल जाए, उस पेड़ की छाया। माई बाप छाया का महत्व वही जान सकता है जो धूप से ग्रसित हो। रेगिस्तान में पानी नहीं है, वो चल रहा है, एकदम से उसको थोड़ा सा पानी मिल गया है ना, या उस एकदम धूप है, एकदम से उसको एक पेड़ मिल गया, तो उस पेड़ की छाया के नीचे आकर के उसको अच्छा लगेगा। तो ये पेड़ की छाया क्या है? उनकी प्रेमिका की यादें, जो आज भी अब वो अकेला सफ़र कर रहे हैं, बड़ा उनको दुख हो रहा है इस लंबे सफ़र में। उनकी प्रेमिका है ना, क्या लिखते हैं वो, उनकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। उनकी स्मृति, पाथे का मतलब होता है सहारा, है ना, पाथे का मतलब होता है सहारा। बाकी चीजें मिटा देता हूं। उसकी स्मृति यानी कि प्रेयसी की जो स्मृति है, ठीक है, प्रेयसी की स्मृति यानी कि याद पाथे बनी है। पाथे यानी कि वो बनी है सहारा। किसका सहारा बनी है? पथिक, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी खुद को कह रहे हैं मैं जो रास्ता चल रहा हूं, मेरे रास्ते की पंथा यानी कि पथिक यानी कि मेरे, पंथा यानी कि रास्ते। पथिक वो खुद है यानी कि मेरे, पंथा यानी कि मेरे रास्ते की, मेरे रास्ते का, अब मेरा जीवन रूपी रास्ता जो मुझे अब आगे खुद अकेले तय करना है, उसका सहारा बनी है। उसके बाद सीवन को उधेड़ कर देखोगे, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। देखो कंथा क्या होता है, ये एक पोटली होती है ना। इसके लिए मैंने एक वर्ड भी लिखा था, गुदड़ी। अगर आपके गांव में कहीं गुदड़ी वुधड़ी कोई बोले तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मली आप समझ जाना, इसको गुदड़ी कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। कंथा क्या होती है, अगर आप ये कंथा का अर्थ समझ गए तो बाकी चीजें आप समझ जाएंगे। ये एक पोटली होती है, आप मान के चलिए कि एक बड़ा सा पोटली है जिसका मुंह जो है वो सील दिया जाता है, जिसका मुंह सील दिया जाता है कि ये खुलेगा नहीं। पुराने समय में जैसे इंपॉर्टेंट जेवर वगैरह उसमें रख के उसको सील के कहीं छुपा दिया जाता था, कि मतलब तिजोरी वगैरह नहीं होती थी साहब अभी, तो कहीं छुपा के ही रखते थे घर में। घर में तिजोरी बना लेते थे कि घर में कोई ईंट है, घिसका करके उसके नीचे, हाँ ये होता था, चोर वगैरह आते हैं ना, समझ रहे हो ना आप, तो तिजोरी नहीं होती थी तो ऐसा कंथा बना लेते थे कि वो गलती से गिरेगा नहीं बिल्कुल भी। कपड़ा भी अच्छा होता था कि कोई चूहा भी काटने की कोशिश करे तो उसको भी बड़ी समस्या होगी। तो एक पोटली है जिसका मुंह जो है सिला हुआ होता था। तो ये मेरा जीवन एक कंथा की तरह है। तुम आत्मकथा लिखो ना, लिखो ना, लिखो ना, जीवन के बारे में अपने बताओ ना, बताओ ना, कि तुम क्यों मेरी सिलाई उधेड़ के मेरे जीवन के अंदर क्या है ये देखना चाहते हो। वही वो यहाँ पे कह रहे हैं, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनूं मैं मौन रहूं, औरों की सुनूं मैं मौन रहूं। छोटा सा जीवन। देखो कवि कहते हैं कि मेरा जीवन तो बहुत छोटा सा है, यानी इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं सुनाने जैसा। मौसम कौन कुटिल खलकामी। पूज्यपाद सूरदास जी महाराज से आप कहोगे, आप इतने बड़े लेखक, इतने महान भक्त,
नेत्र बंद होने के बाद भी ठाकुर जी को कौन से वस्त्र पहनाए गए हैं, वो अपने प्रेम के नेत्र से देखते थे, हृदय के नेत्र से। ऐसे आप इतने बड़े महापुरुष हैं, अपनी जीवनी लिखिए ना, वो तो यही कहेंगे, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा कुटिल कामी खल कौन है। तो ये दैन्यता है, विनम्रता है इनकी, कि वो यही कहते हैं छोटे से जीवन की, मेरा तो बड़ा छोटा सा जीवन है। 50 साल से भी कम इनकी, 50 साल से पहले ही ये चल बसे, इन्होंने ये लिखा और पहले होगा। तो मतलब मेरा तो जीवन बहुत छोटा सा है, और मेरे जीवन में ऐसा कुछ है नहीं इंस्पिरेशनल कि बहुत बड़ा कुछ काम कर दिया, ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी है। अरे मैं तो बड़ा भोला रहा हूं, जिस वजह से मुझे कितने धोखे मिले हैं, कितनी बड़ी बड़ी गलतियां मैंने की है, मुझसे क्या सीखोगे। अरे विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, है ना, औरों की भूले और प्रवंचना दिखलाऊं मैं। अरे समझ रहे हो, तो वही वो आपको यहां कह रहे हैं कि मेरा जीवन में ऐसा, मेरा तो बड़ा छोटा सा जीवन है, और मेरे जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे सुन करके किसी को कुछ प्रेरणा हो, कुछ सुनाने जैसा मेरे जीवन में नहीं है। तो क्या ये अच्छा नहीं कि मैं मौन रहूं और औरों को उनकी आत्मकथा सुनाने दूं, जिससे मैं उनसे कुछ सीख लूं। मैं तो कोई महान व्यक्ति हूं नहीं, हाँ कोई वाकई महान होगा तो उससे मैं कुछ सीख लूंगा। तो अच्छा नहीं है कि मैं चुप रहूं और औरों की सुनता रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी यह भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरी आत्मकथा में विशेष कुछ भी नहीं है, यानी कि सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, तुम क्या भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। आगे भी वो कहते हैं, है ना, भूले अपनी या प्रवंचना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कवि यही कहते हैं कि बार बार कि मैं बड़ा भोला था जीवन में। ऊपर कहा ना उन्होंने, जिस वजह से मुझसे बहुत बड़ी बड़ी भूलें हुई, बड़ी बड़ी गलतियां हुई, और उस वजह से, अरे महान आदमी ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, हमसे भी बड़ी बड़ी हाँ की उन्होंने, वो ये एडमिट करते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई और मुझे बहुत बड़े बड़े धोखे भी मिले इस वजह से। खैर ऊपर से ही रिलेट करना, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, यानी कि मेरी आत्मकथा में विशेष कुछ भी नहीं है, वह तो सीधी सरल छोटी सी है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पढ़कर किसी को कोई प्रेरणा मिले या किसी का कोई लाभ हो। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अभी तक मैंने कोई, अभी समय भी नहीं, अब यहाँ एक कॉमा है तो पहले आप सिर्फ इसको पढ़ेंगे, अभी समय भी नहीं, कि अभी तक मैंने अपने जीवन में कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल की है जिसके लिए मैं कुछ और, हाँ कभी आगे कुछ हो गया। अब देखो कौन कह रहा है, जो कमाइनी जैसे, कमाइनी कभी आप सर्च करना, कमाल की रचना है, तो जो कमाइनी जैसी रचना कर रहे हैं वो कह रहे हैं मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, हाँ कभी कर लूंगा तो सोचूंगा लिखने के बारे में, तो अभी समय भी नहीं, कि अभी तक मैंने अपने जीवन में कोई ऐसी महान उपलब्धि हासिल भी नहीं की है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। देखो अतीत अभी लेखक याद नहीं कर रहे हैं, मौन व्यथा, अभी थकी सोई है मेरी, अभी समय भी नहीं, यानी कि अभी मेरे जीवन में मैंने अब तक ऐसा कोई माइलस्टोन हिट नहीं किया है, और अभी थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। फिलहाल व्यथा का मतलब होता है दुख, व्यथा का मतलब आप कह सकते हैं दुख से, अभी मेरी अभी थकी सोई है, कि मेरे जीवन का जो दुख है, वो कितनी बार वो कहते हैं मेरे जीवन में दुख है, अभी जो मेरे जीवन का दुख है वो थका हुआ और सोया हुआ है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मेरा जीवन रूपी दुख जो है वो अभी वहाँ पे आराम कर रहा है, यानी कि वो उसको नहीं जगाना चाहते। देखो किसी के अतीत में कुछ बुरा हुआ है मानो, आप बार बार उससे उसके अतीत के बारे में पूछोगे, उसको बार बार वो सब याद करना पड़ेगा, तो एक तरीके से आप उसके जख्मों को कुरेद रहे हैं ना, तो ये भी तो सही नहीं है। तो अभी थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अभी मेरी मौन व्यथा थक के सोई हुई है, उसे वो जगाना नहीं चाहते, यानी कि कवि अपने अतीत में जाकर के उन चीज़ों को याद नहीं करना चाहते। स्टूडेंट्स ये है आत्मकथ्य कविता। चलिए इसके कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए ये कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस हैं जो आप देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित, ये सब मन से बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है, बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये आपको एक स्टैंजा दिया है आत्मकथ्य का, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, यानी कि जो घड़ा है मेरा जीवन रूपी घड़ा, रीति खाली है, उसमें सुख नहीं है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, है ना, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, कहीं ऐसा ना हो कि, देखिए कवि का स्वभाव ऐसा है
कि जिन्होंने उन्हें कष्ट दिया वो उन्हें भी कष्ट नहीं देना चाहते कि मेरी आत्मकथा पढ़ के कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम ही तो नहीं हो, कहीं तुम अपने आप को ही मेरे जीवन के दुख का उत्तरदायी ना मान लो, है ना। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, है ना। भूले प्रवंचना यानी कि जो मुझे धोखे मिले, औरों की जो औरों ने मुझे धोखे दिए, मैं बहुत भोला था, अरे मैं बहुत ही ज्यादा भोला था, तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की और मेरे भोलेपन का फायदा उठा के दूसरों ने, औरों की प्रवंचना, दूसरों ने मुझे धोखे दिए, तो वो मैं कैसे दिखाऊं। उज्जवल गाथा कैसे, ये तो विडंबना ही होगी साहब, है ना। अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, वो कहते हैं कि ये तो बड़ी, तेरी मतलब वो कह रहे हैं अपनी भोलेपन को, जैसे कहते हैं ना अरे तेरा सामान यहाँ है, तो मतलब किसी को संबोधित किया जा रहा है, तो तेरी हंसी यानी कि तेरी यहाँ पे है उनके अपने अंदर का भोलापन, कि कवि इतने भोले थे कि उनसे बहुत बड़ी बड़ी भूलें हुई, भूले अपनी या प्रवंचना, प्रवंचना अर्थ यानी कि एक तो उनसे बहुत बड़ी बड़ी भूलें हुई और दूसरा कि उन्हें बहुत सारे धोखे मिले उनके जीवन में, कई लोगों ने उनके भोलेपन का लाभ उठा के उन्हें धोखा दिया, ठीक है। हाँ, तो उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर की, ये तो बड़ी, सॉरी यह विडंबना, ये तो बड़ी विडंबना की बात होगी कि मैं स्वयं ही अपने भोलेपन की वजह से अपनी गलतियां और अपने धोखों को लोगों के सामने रख के अपनी हंसी उड़वाऊं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, वो जो अपना दुख नहीं बांट सकते तो सुख कैसे बांटे। खैर ये मेन है क्वेश्चन। देखिए, अपने बीते हुए जीवन को कवि किस रूप में देख रहा है। देखिए, बोर्ड के क्वेश्चंस कभी भी उतने सिंपल नहीं होते जितने मे बी आपको किसी वेबसाइट या बुक में मिल जाए। बोर्ड के क्वेश्चंस का हमेशा एक लेवल रहा है। अपने बीते हुए जीवन को कवि किस रूप में देख रहा है, विशद और विस्तृत, कई लोगों को तो मतलब नहीं पता होगा शायद इन शब्दों का, सरल और सामान्य, समृद्ध और सबल, दुखद और करुण। चलिए, अब ये लाइव सेशन होता तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता, बट आपसे पूछने में, है ना, टेस्ट करने में आपको भी, लेकिन मैं ही आपको यहाँ हेल्प करता हूँ, ठीक है। अपने बीते हुए जीवन को कवि किस रूप में देख रहे हैं, समृद्ध और सबल, बिल्कुल भी नहीं है, समृद्ध नहीं है। वो तो कहते हैं कि मेरे जीवन में वो सुख नहीं है, मिला कहाँ वो सुख जो तुम सोचते हो, है ना। सरल और सामान्य हो सकता है, विशद और विस्तृत, दुखद और करुण ये भी हो सकता है। गेस करते हैं यहाँ पे क्या सही आंसर है। इसी क्वेश्चन में कई लोग मार खा जाते हैं। देखिए, इसको तो हमने एलिमिनेट कर दिया है पहले ही। अब आपके पास है सरल और सामान्य, विशद और विस्तृत भी नहीं है, बड़ा विशाल जीवन नहीं है। विस्तृत का मतलब होता है फैला हुआ, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा है आज कहूं कि अब तक इन्होंने अभी थकी सही सोई नहीं मेरी मौन व्यथा, अभी थकी नहीं, यानी कि अब तक मैंने अपने जीवन में कुछ बड़ा भी उपलब्ध नहीं किया। और ऐसे भी मैंने आपको शुरू में बताया था इनका जीवन बड़ा छोटा सा, उस समय जब लोग, अरे पहले खान पान शुद्ध था, लोग लंबा जीते थे, उस समय भी ये केवल 50 वर्ष से भी कम जिए। खैर, तो विस्तृत जीवन तो नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो फिर एलिमिनेशन मेथड से 50-50 लाइफलाइन हमने यूज कर ली। सरल और सामान्य, दुखद और करुण। अब आप लोगों को लग सकता है कि यहाँ पे दुखद होगा क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे जीवन में तो सुख नहीं है, मेरे जीवन में कभी सुख था पर आज दुखद है, लेकिन इसका सही आंसर है सरल और सामान्य, ठीक है। अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं कैसे, इसी लाइन से आपको आंसर पकड़ लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे बोर्ड के क्वेश्चंस रखे ताकि आपको एक लेवल पता चले कि आप जो कम आंकते हैं हिंदी को वो गलती आप ना करें। ये बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है। अपने बीते हुए जीवन को कवि किस रूप में देखते हैं, सरल और सामान्य। देखो, वो जब कहते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखूंगा, तो इसीलिए क्योंकि मैंने आपको पोएम के स्टार्ट में क्या बताया था, इस पोएम की थीम क्या है, विनम्रता और यथार्थ की स्वीकृति, जो जैसा है उसको वैसा मान लेना, विनम्रता, दैन्यता, मौसम कौन कुटिल खलकामी, है ना। आप समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, कबित विवेक एक नहीं मोरे, है ना, सच कहूं लिखो कागद कोरे, कि इतने महान हैं उसके बाद भी उनकी दैन्यता है, तृण से भी अपने आप को नीचा समझने वाले। तो आप समझ रहे हो, यहां पे वो यही कह रहे हैं कि इनका जीवन सरल और सामान्य है। कवि का जीवन कैसा है, सरल और सामान्य। दुखद और करुण क्यों नहीं, देखिए आज कवि के जीवन में दुख है किंतु कवि के जीवन में सुख भी था, वही तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, ठीक है। कि मतलब अगर वो अपना दुख आपको नहीं बता सकते तो सुख भी नहीं बताएंगे, यानी कि सुख कभी था तब जो वो समय जो उन्होंने अपनी प्रेयसी के साथ बिताया था, किंतु आज नहीं है। तो इसका आंसर है सरल और सामान्य। कोई कभी भी पूछे इस पोयम में कवि का भाव क्या है, तो कवि बड़े विनम्र है, विनम्र यानी कि ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन, वो बहुत हम्बल है।
तो बहुत हम्बल है, तो उसी को आप सरल कह सकते हैं, सिंपल, जैसे हैं वैसे। मैंने आपको प्रेमचंद जी का भी एग्जाम्पल दिया था, इतने बड़े साहित्यकार है, हिंदी युग सम्राट, ना जाने उनको कलम का जादूगर क्या क्या कहा जाता है, उसके बाद भी वाइफ के साथ जब फुल साइज फोटो खिंचाने जाते हैं तो उसमें जो जूता पहना होता है वो अंगूठे के पास से फटा है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जैसे हैं वैसे ही पहुंच गए, सेम, सरल और सामान्य यहां होगा। ठीक है, जीवन गाथा नहीं सुनाने के पीछे कौन सा कारण मुख्य है? ठीक है, जीवन गाथा नहीं सुनाने के पीछे कौन सा कारण मुख्य है? उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पहले दोबारा आओ और देखो कि उसका कोई तुक बनता है जो लाइंस दी हैं उसमें। जीवन गाथा नहीं सुनाने के पीछे कौन सा कारण मुख्य है? उनको भय है कि लोग उनकी कमजोरियों पर हंसेंगे, हो सकता है, आगे देखेंगे। ये मैं आपकी तरह सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। विनम्र स्वभाववश अपनी जीवन कथा को आम आदमी की कथा मानना, हो सकता है, आगे देखेंगे। उनके जीवन के खालीपन से दूसरे सुख पाएंगे, पता नहीं। उनके जीवन की व्यथा सबको भावुक कर देगी, पता नहीं। तो कुल मिला के एज ए स्टूडेंट मुझे इन चारों क्वेश्चंस में, इन चारों ऑप्शंस में से, है ना, 2 मुझे लग रहे हैं हो सकता है और 2 का मुझे लगता है कि पता नहीं है। ठीक है, अब आप यहां पे समझिए, उनको भय है कि लोग उनकी कमजोरियों पर हंसेंगे। जीवन गाथा नहीं सुनाने के पीछे कौन सा कारण मुख्य है? आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा। देखिए, जीवन में कई बार ऐसा होता है, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में या ऐसी सिचुएशंस लाइफ में आती है जहां पे हर ऑप्शन सही लग रहा होता है और सभी सही है। अरे जैसे जब मैं अपने लेक्चर्स में कहता हूं एकम सत्यम विप्रा बहुता वदंती, एक ही सत्य को विद्वान अलग अलग तरीकों से कहते हैं। सत्य को अलग अलग तरीके से कहने से सत्य नहीं बदल जाता। साधक और साध्य के बीच में साधना होती है। आप चाहे किसी भी साधना से करें, साध्य कभी नहीं बदलते। भक्त और भगवान के बीच में पूजा है, आप किसी भी प्रकार से करें, भगवान तो वही है। अरे आप समझ रहे हो, विद्वान एक ही सत्य को अलग अलग तरीके से कहता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जब भी जीवन में ऐसा हो कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस एक जैसे लग रहे हो या सारे सही लग रहे हो, तो वहां पे रुक करके क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, होश मत खो देना। बोर्ड एग्जामिनेशन इज नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, बट इट इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि आप कितना बर्डन, कल को आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन लेना चाहते हैं, तो आप कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकते हैं और स्ट्रेस में भी कैसे आप काम रह सकते हैं। कामनेस तुरंत आएगी, दोबारा क्वेश्चन पढ़ना है। मुख्य कारण पूछा है, ये कारण सत्य है कि उनको भय है कि अरे भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, है ना, कि वो अपनी लोग मजाक उड़ाएंगे, जीवन का खालीपन से दूसरे सुख पाएंगे। हो सकता है काइंड ऑफ, पर इसमें सही आंसर ये है, विनम्र स्वभाववश अपनी जीवन कथा को आम आदमी की कथा मानना, कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे मैं बताऊं, मेरा तो बड़ा भोला भाला सा सरल सा जीवन है। इनफैक्ट नॉर्मल लाइफ से भी थोड़ा कम आंकते हैं वो, अपने उससे थोड़ा नीचे आंकते हैं वो अपने जीवन को। मैं बार बार कह रहा हूं, विनम्रता, दैन्यता, हम्बलनेस, हम्बलनेस, विनम्रता, यथार्थ की स्वीकृति, वो वही व्यक्ति करेगा जो विनम्र हो। यथार्थ की स्वीकृति मतलब एक्सेप्टिंग द रियलिटी एज इट इज। अगर मैं जीवन भर फटा हुआ जूता पहनूं तो मैं फटा हुआ जूता पहन के फोटो भी खिंचाने जाऊंगा, भले लोग कहे कि अरे नहीं मांग के पहन लो, नहीं पहनूंगा। मैं क्यों दिखावा करूं? जो दिखावे में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। आप समझ रहे हो, जयशंकर प्रसाद जी के लिए बड़ा आसान था, फेमस हो गए, हाँ मैं तो इतने घंटे पढ़ता था, मैं तो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कमरे में अपने आप को बंद रखता था, पर उन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं कही क्योंकि वो उनके लिए असत्य है, उनके जीवन के लिए। खैर, इस पोयम का कोर क्या है? विनम्र, 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 हम्बलनेस, और उसी से विनम्र व्यक्ति ही यथार्थ को, यानी कि जो है उसी की स्वीकृति, उसी को स्वीकार करता है। तो यहां मुख्य कारण यही है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं? अब जब ये डैश दिया है तो इसका मतलब है आपको पूरी पंक्ति देखनी है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की, ऐसा कुछ है। पंक्ति के संदर्भ में लिखिए कि किस गाथा को उज्जवल कहा गया है। विगत जीवन की स्मृतियों को, मित्रों के साथ व्यतीत समय गाथा को, है ना, ठीक है, विगत जीवन की स्मृतियों को, मित्रों के साथ व्यतीत समय गाथा को, प्रेयसी पत्नी के साथ व्यतीत मधुर स्मृतियों को, साहित्यिक गोष्ठियों में की जाने वाली चर्चा को। बिल्कुल नहीं, वो तो कहते हैं कि मैंने साहित्य में कुछ किया ही नहीं। प्रेयसी, यहां पे उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, पंक्ति के संदर्भ में किस गाथा को कहा है? जो उन्होंने अपनी प्रेयसी के साथ जीवन का अपना सबसे अच्छा समय
उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताया। सी इसमें सही आंसर है। देखोगे यह गागर रीति, क्या है यहां पे, देखोगे यह गागर रीति, समझ रहे हो, अरे हाँ या ना। देखोगे यह गागर रीति पंक्ति में प्रयुक्त गागर रीति में क्या अभिप्राय है, गागर का रिक्त होना, विशिष्ट उपलब्धियों का ना होना, साहित्यिक रचनाओं का ना होना, विगत जीवन में सुख का ना होना। गागर जीवन रूपी घड़ा रीति है, खाली है ना। गागर का रिक्त होना, क्या वो सिर्फ एक आम घड़े की बात कर रहे हैं, नहीं, गागर खाली है, ये सही लिखा है, गागर का रिक्त होना, गागर का खाली होना, रीति मतलब भी खाली होता है, रिक्त मतलब भी खाली होता है, लेकिन इस मटके खालीपन से वो कुछ कहना चाह रहे हैं, वो यहाँ नहीं लिखा है, वो सिर्फ आम मटके की बात थोड़ी कर रहे हैं। विशिष्ट उपलब्धियों का ना होना हो सकता है, साहित्यिक रचनाओं का ना होना, ऐसा तो नहीं है, कामायनी जैसी बड़ी बड़ी रचनाएं उन्होंने की है, विगत जीवन में सुख का ना होना, ये भी हो सकता है। तो ऑटोमेटिकली अगेन 50-50 लाइफलाइन हमने यूज कर ली। उपलब्धियों का ना होना, विगत जीवन में सुख का ना होना, मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। उपलब्धियां भी कुछ हद तक उनके पास थी, तभी लोग उनके पास आ रहे थे कि आप प्रेमचंद जी जो जिस पत्रिका का संपादन करते हैं, आप उसमें उसके आत्मकथ्य विशेषज्ञ में आप अपनी आत्मकथा छपवाइए। उपयुक्त काव्यांश का मुख्य भाव है, इट्स अ लेजेंडरी क्लासिक क्वेश्चन दैट द सीबीएसई has asked many times students। काव्यांश का यानी कि कविता का मुख्य भाव क्या है, जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति हो सकता है, आत्मकथा ना लिखने के कारणों का उल्लेख, चलो हो सकता है, मित्रों के मधुर कठोर व्यवहार का उल्लेख, बिल्कुल नहीं होगा, प्रेयसी या पत्नी के साथ व्यतीत मधुर पलों की अभिव्यक्ति, बिल्कुल नहीं, वो तो अपने प्रेयसी के साथ बिताए हुए पल बताना ही नहीं चाहते, तो उसकी अभिव्यक्ति क्यों करेंगे। अगेन 50-50 लाइफलाइन, जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति और आत्मकथा ना लिखने के कारणों का उल्लेख, ये भी सही लग सकता है पर ये पूरी तरीके से सही नहीं है। हाँ, आत्मकथा नहीं लिखूंगा इसके कारण उन्होंने बताए हैं, पर साथ ही साथ उन्होंने अपने जीवन में यथार्थ की स्वीकृति, जो जैसा था उसको एज इट इज एक्सेप्ट भी किया है, ठीक है, उसको एज इट इज एक्सेप्ट भी किया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, जीवन के यथार्थ एवं अभाव की मार्मिक अभिव्यक्ति। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना। अब ये एक और क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ताकि अब अगली बार इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। याद रखना, इस पोयम के कोर में क्या है, हम्बलनेस यानी कि दैन्यता, विनम्रता, मोसम कौन कुटिल खलकामी, समझ रहे हैं आप, दैन्यता, विनम्रता, यथार्थ की स्वीकृति। ये भी याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि कवि के लाइफ में अकॉम्प्लिशमेंट्स नहीं है, कवि माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जैसे अगर आप कभी लियोनेल मेसी से पूछे कि मेसी, डू यू थिंक यू आर द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड, वो कहेंगे नहीं, आई थिंक, जैसे एम्बापे है या और प्लेयर्स है, आई थिंक दे प्ले लॉट गुड फुटबॉल, दे ऑफ कोर्स नेमार है, इनिएस्टा, चावी, ये सब एक टाइम में खेलते थे। तो आप समझिए, तो भले ही वो ना माने, वो कभी ना कहे कि नहीं मैं अपने आप को बेस्ट नहीं मानता, लेकिन उसके बाद भी क्या वो बेस्ट नहीं है, वन ऑफ द, अरे आप बेस्ट ना मानते हो तो एटलीस्ट लियोनेल मेसी इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर्स इन द वर्ल्ड, ही इज वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर, राइट, वो कम से कम बेस्ट में से एक तो है, वो कम से बेस्ट तो है ना, वो चाहे माने या ना माने। उसी तरीके से जयशंकर प्रसाद जी अपने आप को बड़ा लेखक नहीं मानते, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो बड़े लेखक नहीं है, उन्होंने कामायनी जैसी रचना की है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगेन इस क्वेश्चन में भी आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पर आपको इससे क्लियर हो जाएगा कैसे आंसर करना है। जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा, जयशंकर प्रसाद जी अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं, वह एक सामान्य व्यक्ति की भोली कथा है, सही लग रहा है, तुरंत टिक कर दो, लेकिन आगे पढ़ेंगे। वह कथा दुर्बलताओं से भरी हुई है, पता नहीं, उसमें दूसरों के दिए हुए धोखे और छल है, ये भी सही हो सकता है, क्योंकि वो है विनम्र स्वभाववश स्वयं को सामान्य मानव मानते हैं, ये भी सही लग रहा है। सिर्फ दुर्बलताओं से कथा भरी हुई है, दुख से है, पर उसमें साथ साथ उज्जवल गाथा, कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, प्रेयसी के साथ बताओ, यानी कि उनकी कथा में कुछ अच्छे पल भी हैं। तो अब कुल मिला के मुझे यहाँ 3 ऑप्शंस में डाउट हो रहा है, ठीक है। उसमें दूसरों, वो अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते, उसमें दूसरों के दिए हुए धोखे और छल है, बिल्कुल, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, सही है,
पर ये मेन कारण नहीं है कि वो अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते, उसके और भी कारण है क्यों नहीं लिखना चाहते। क्योंकि इस पोएम का कोर वैल्यू क्या है, विनम्रता। वो मानते ही नहीं है। लास्ट में क्या कहते हैं, अभी थकी सोई नहीं, अभी समय भी नहीं, है ना, अभी समय भी नहीं, यानी कि अभी तक मैंने कोई महान कार्य किया ही नहीं है, मेरा तो बड़ा सरल सा जीवन है। तो इस पोएम के कोर में विनम्रता है। तो ये सिर्फ दूसरों के धोखे और छल के लिए वो नहीं लिख रहे, ऐसा भी नहीं है। अगेन 50-50 लाइफलाइन, ए या डी। अब आपको दोनों सही लगेंगे। वह एक सामान्य व्यक्ति की भोली कथा है। जयशंकर प्रसाद जी, नो डाउट, जयशंकर प्रसाद जी के पर्सपेक्टिव से आप वो तो ए टिक करेंगे, प्रसाद साहब अगर यहाँ होते। पर देखिए, वो सामान्य व्यक्ति खुद को मानते हैं, पर वो सामान्य व्यक्ति है क्या, नहीं। अगर यहाँ ऑप्शन डी की जगह कुछ और दिया होता, चलो फिर मैं ए टिक कर देता, लेकिन ऑप्शन डी ज्यादा सही है। वो अपने आप को सामान्य व्यक्ति नहीं वो सामान्य व्यक्ति मानते हैं अपने आप को। क्योंकि अब जैसे मेसी अपने आप को ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ना माने, पर वो अच्छा फुटबॉलर है ना, वो हैं अच्छे फुटबॉलर। उसी तरीके से वो भले ही अपने आप को सामान्य मानते हो, किंतु सत्य यह है कि प्रसाद जी ने कमायनी जैसी हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं की। प्रेमचंद जी जैसे लोगों ने उनके काम के बारे में सुना होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विनम्र स्वभाववश वो अपने आप को सामान्य मानते हैं। वो सामान्य है नहीं, वो सामान्य मानते हैं। क्यों मानते हैं, विनम्र, ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन। एक तरीके से विनम्र वर्ड जहां दिखे आप समझ सकते हैं कि प्रोबेबली वो सही आंसर होगा। विनम्र स्वभाववश स्वयं को सामान्य मानव मानते हैं, ये ऑप्शन डी है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। तो स्टूडेंट्स, ये लेवल है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का। इट इज नो लॉन्गर दैट टाइम। अब वो समय नहीं रहा कि जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये निम्नलिखित कविता की जो पंक्तियां हैं उनके कवि क्या है, कविता और कवि का नाम बताओ। वो 7th 8th में स्कूल के टीचर्स पूछते होंगे। अभी थोड़ा सीबीएसई का लेवल बढ़ गया है, तो आप वैसे तैयारी करिए, और मेरी मानिए तो हिंदी को भी आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी अपनी, इसलिए मैं पोएम में भावनाओं को महत्व देता हूं। आप कवि ने जो समझा है उसे भावनात्मक तरीके से समझिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही आंसर है। एनीवेज, मैं जानता हूं वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।